अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेसन में हम एक सवाल डिस्कस कर रहे हैं जो कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल है। आईकेप के कैफ के पास पेपर्स का सवाल है। स्प्रिंग 2023 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी। स्प्रिंग 2023 का क्वेश्चन नंबर 7 है, सीएमए के यानी कि कॉस्टिंग के पेपर्स का। लेकिन ये आईएस 2 का सवाल है, यानी कि इन्वेंट्रीज का सवाल है। तो अगर किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें IAS 2 इन्वेंट्रीज शामिल है, तो ये सवाल आप लोगों के लिए है, ये सवाल आप लोगों के लिए रेलेवेंट होगा। देखिए, सवाल को मैं रीड करता हूँ। सवाल को रीड कर कर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम इस सवाल की बात करते हैं तो सवाल कहता है, असगर अली एसोसिएट्स ट्रिपल ए कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2023। कंपनी ने 1 जनवरी 2023 वाले दिन बिजनेस स्टार्ट किया। इट मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई, और कंपनी दो चीजें बनाती है, एक्स और वाई। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains टू इट्स एक्टिविटीज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2023, और जनवरी 2023 की कुछ एक्टिविटीज आपको दी हुई हैं। नंबर 1, ड्यूरिंग द मंथ sales of X and Y were 11,600 units and 9,400 units respectively. Throughout the month, AAA sold these products at 25% above cost. यानी कि कंपनी ने एक्स और वाई फिनिश गुड्स के 11,600 और 9,000 और 400 यूनिट्स बेचे। और जब ये बेचती थी तो जो कॉस्ट थी उसमें 25% ऐड कर कर, 25% मार्कअप ऐड कर कर इसको बेचा करती थी। प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्स 6 kg ऑफ रॉ मटेरियल ए। प्रोडक्ट ए जो है उस पर 6 kg लगता है रॉ मटेरियल ए। रॉ मटेरियल ए लगता है। एक्स जो है ना वो फिनिश गुड है। एक्स जो है वो फिनिश गुड्स है और उस पे लगता है रॉ मटेरियल ए। एंड प्रोडक्ट वाई रिक्वायर्स 5 kg एंड 3 kgs ऑफ रॉ मटेरियल बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। और प्रोडक्ट वाई पर जो है वो बी लगता है और सी लगता है, और 5 और 3 kg इस्तेमाल होता है। डेटा रिलेटेड टू रॉ मटेरियल एज फॉलोज। जो रॉ मटेरियल से रेलेवेंट डेटा है वो कुछ इस तरह से है कि परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड आपको दी हुई है, इतना किलो हमने खरीदा। इनवॉइस की वैल्यू दी हुई है, यानी कि कितने रुपए में खरीदा, ये परचेज कॉस्ट है। 52,800, 43,200, 30,000। फ्रेट इनवर्ट्स दिया हुआ है 21,760। अच्छा, ये टोटल दिया हुआ है सारे यूनिट्स का। अच्छा, जब हम फ्रेट की बात करते हैं ना तो अब ये फ्रेट का एक्सपेंस टोटल दिया हुआ है। मुझे इसको रॉ मटेरियल ए पर, बी पर और सी पर बांटना होगा। तो क्योंकि कोई बेसिस अगर नहीं दी हुई है तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ अपना खुद जहन और दिमाग इस्तेमाल करके एक रीजनेबल बेसिस ढूंढनी होगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फ्रेट इनवर्ट्स की कॉस्ट को जो यूनिट्स है ना, ए बी और सी के, उसकी बेसिस पर बांट सकते हैं। फिर ट्रांजिट इंश्योरेंस दी हुई है। अच्छा, इंश्योरेंस के लिए ये याद रखिएगा कि जब इंश्योरेंस को बांटा जाता है ना तो वो वैल्यू के हिसाब से बांटा जाता है। यानी कि अगर मैं अपने घर पर एक एक बहुत पुरानी मेहरान, सुजुकी मेहरान गाड़ी खड़ी हुई है और एक बहुत ही नई BMW खड़ी हुई है, दोनों की इंश्योरेंस करवाने जाऊंगा अगर इंश्योरेंस कंपनी वाले के पास, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि दोनों की इंश्योरेंस सेम है, दोनों गाड़ियां। बल्कि वो बोलेगा एक गाड़ी तुम्हारे पास जो है उसकी वैल्यू 7 लाख है और एक गाड़ी जो है उसकी 1.5 करोड़ वैल्यू है, तो 7 लाख वाली गाड़ी के इंश्योरेंस प्रीमियम कम होगा और 1.5 करोड़ वाली गाड़ी का इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा होगा। अब यहाँ पर भी इंश्योरेंस इकट्ठा एक साथ दिया हुआ है, तो मुझे ए में, बी में और सी में इस इंश्योरेंस के प्रीमियम को बांटना होगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने कितने केजीज हैं ये दिया हुआ है। अच्छा, फिर लिखा हुआ है प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्स 5 लेबर आवर्स पर यूनिट एंड प्रोडक्ट वाई रिक्वायर्स 5 लेबर आवर्स पर यूनिट एंड वाई रिक्वायर 3 लेबर आवर्स पर यूनिट। द कॉस्ट ऑफ लेबर इज 300। फैक्ट्री ओवरहेड्स ड्यूरिंग द पीरियड वेयर 13.32 million. Sales includes 200 units of X and 400 units of Y which were returned by the customer because of being damaged. ऊपर जो सेल्स के यूनिट्स दिए हुए हैं, इसमें से एक्स के 200 और वाई के 400 यूनिट्स हमारे पास वापस आ गए थे, इसलिए क्योंकि वो डैमेज्ड थे, वो डिफेक्टिव थे और वो कस्टमर ने हमें वापस भेज दिए थे। तो अब वो भी हमारी इन्वेंट्री का ही हिस्सा होंगे। दीज आर विद ट्रिपल ए, और ये ट्रिपल ए जो कंपनी है उसके साथ हैं। द डिफेक्टिव यूनिट्स नीड टू बी रीवर्क्ड बाय इनकरिंग अ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ 1,500 and 800 ऑन प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, सो दे कैन फेच द करंट सेलिंग प्राइस।
सवाल की रिक्वायरमेंट है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स एज एट 31st ऑफ जनवरी। हमें क्लोजिंग फिनिश गुड्स की जो है ना वो वैल्यू ढूंढनी है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि इस सवाल को आप एक बार दोबारा से अच्छे से पढ़ लें और फिर इस वीडियो को आगे लेकर जाएं। देखिए, अगर मुझे फिनिश गुड्स की वैल्यू चाहिए ना, IAS 2 ये कहता है कि आपके फिनिश गुड्स को आप मेजर करोगे लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर। लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर, यानी कि उसकी जो कॉस्ट होगी और उसकी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी उसमें से जो वैल्यू कम है उस पर आप अपनी इन्वेंट्री को मेजर करोगे। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई मेरे फिनिश गुड्स हैं, जिसको बनाने के लिए मुझे मटेरियल इस्तेमाल करना है, जिसको बनाने के लिए मुझे लेबर इस्तेमाल करना है, जिसको बनाने के लिए कुछ ओवरहेड्स का खर्चा हो रहा हो। तो पहले काम मुझे ये करना पड़ेगा कि एक्स और वाई की कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी। अब जब मैं एक्स और वाई की कॉस्ट ढूंढूंगा तो उसमें मटेरियल लगता है, उसके लिए बुलेट नंबर 3 दिया हुआ है। उस पर लेबर लगता है, उसके लिए बुलेट नंबर 4 दिया हुआ है। उस पर फैक्ट्री के ओवरहेड्स लगते हैं और उसके लिए जो पॉइंट नंबर 5 है वो दिया हुआ है। फिर हमें एनआरवी की भी वर्किंग करनी होगी। तो बहरहाल हम एक काम करते हैं कि अपनी वर्किंग्स को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लग रहा है मुश्किल, लेकिन आप अपनी वर्किंग्स को आहिस्ता 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 ब्रेक कर कर अगर चलेंगे तो बड़े आसानी से आप ये सवाल कर सकते हैं। अच्छा सर, सबसे पहला काम क्या करें? देखिए, हमें प्रोडक्ट एक्स या प्रोडक्ट वाई यानी कि जो मेरे फिनिश गुड्स हैं, पहले तो ये मालूम करना है ना कि उसको बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ, कितनी कॉस्ट लगी। और कॉस्ट के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल की बात करते हैं। तो मुझे रॉ मटेरियल तो पता होना चाहिए कि 1 kg कितने रुपए का आता है। अब यहाँ पर रॉ मटेरियल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो अभी एक चार्ट की फॉर्म में दी हुई है। तो पहले मैं ढूंढता हूँ कि रॉ मटेरियल का 1 kg कितने का। अच्छा, ये याद रखिएगा कि एक्स बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या इस्तेमाल होता है, रॉ मटेरियल ए, और वाई बनाने के लिए रॉ मटेरियल बी एंड सी दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो पहली वर्किंग जो हम करते हैं ना वो रॉ मटेरियल की करते हैं। और रॉ मटेरियल की क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की हम कॉस्ट पर केजी कैलकुलेट कर रहे हैं, ताकि जब हम फिनिश गुड्स की कॉस्ट कैलकुलेट करने जाएं तो 1 kg कितने का है ये भी तो हमें पता हो। अच्छा, हमारे पास रॉ मटेरियल ए है, बी है, सी है और एक टोटल वैल्यू भी हमें दी हुई थी। ठीक है जी, ये सारी चीजें हमें अवेलेबल थी। तो चले हम अपनी वर्किंग्स को जो है वो कुछ स्टार्ट करते हैं। ए बी सी और टोटल हमें दिया हुआ था, ए बी सी और टोटल हमें दिया हुआ था। हमारे पास क्या क्या था, परचेजेस दी हुई थी कि भाई हमने कितनी परचेजेस करी। अच्छा, इसकी 132,000 करी, फिर इसकी 90,000 करी, फिर इसकी 50,000 करी। अच्छा, सबको डेसिमल से हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है। ये हमने अपने पास जो है ना वो जितना किलो परचेज किया ना वो आ गया। और दूसरी बात ये है कि अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें और तो वो 272,000 बनता है। अच्छा, हमें इनवॉइस वैल्यू दी हुई थी, यानी कि जब हमने सप्लायर से खरीदा तो सप्लायर को हमने कितना पैसा दिया, हमने सप्लायर को 52,800 यहाँ दिया, 43,200 यहाँ दिया, 30,000 यहाँ दिया, और इसका जो टोटल बना वो भी हमें सवाल में दिया हुआ है 126,000। उसके बाद आ जाते हैं हम फ्रेट की कॉस्ट पर। फ्रेट की वैल्यू दी हुई है मुझे, इन फ्रेट इन का क्या मतलब है, यानी कि कैरेज एनवर्ड्स, यानी कि चीजें लेकर आने की वैल्यू, और उसका टोटल दिया हुआ है 21760। अब जाहिर है मुझे रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, रॉ मटेरियल सी की वैल्यू चाहिए। IAS 2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 आपको ये कहता है कि रॉ मटेरियल को अपनी प्रेमिसेस पर लेकर आने का खर्चा, यानी कि कैरेज इनवर्ट्स का खर्चा, यानी कि फ्रेट इनवर्ट्स का खर्चा जो है वो आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट में आपको शामिल करना होता है, कॉस्ट पर यूनिट का हिस्सा होता है। अब हमारे पास तो एक टोटल दिया हुआ है, तो हम उसको बांट देते हैं क्वांटिटी जो आपकी परचेज्ड है ना उस रेशो में, 132:90:50 के रेशो में बांट देते हैं। तो हम करते ये हैं कि मैं 21760 लेता हूँ, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 272,000 से, और मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 132,000 से। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, मैं 21,760 रुपयों को ए बी और सी तीनों में बांट रहा हूँ। और ए बी और सी तीनों में बांटने के लिए जो उनके परचेजेस के यूनिट्स हैं उस रेशो में बांट रहा हूँ, एज्यूमिंग के फ्रेट इनवर्ट्स पर यूनिट हमारी कॉस्ट थी। और जो जिस प्रोडक्ट की ज्यादा क्वांटिटी हमने मंगवाई है उस पर फ्रेट इनवर्ट्स का खर्चा ज्यादा होगा।
इसी तरह से वापस से 21,760 को हम डिवाइड कर देंगे 272,000 से और 90,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से हम 21,760 को डिवाइड कर देंगे 272,000 से और 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने इन तीनों को बांट दिया 10,560, 7,000 और 200 और 4,000। इस तरह से हमने अपने 21,760 रुपयों को 3 हिस्सों में, ए में, बी में और सी में तकसीम कर दिया, बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर आपके सवाल में कोई रीजनेबल बेसिस होती तो उस बेसिस पर बांट देते, क्योंकि कोई रीजनेबल बेसिस मौजूद नहीं थी तो हमने इसको बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। जो आपके पास यूनिट्स है उस बेसिस पर आपने बांट दिया। अच्छा, फ्रेट इनवर्ट्स के बाद हम ट्रांजिट इंश्योरेंस की बात करते हैं। ट्रांजिट इंश्योरेंस की बात करते हैं। अगर हम ट्रांजिट इंश्योरेंस की बात करते हैं, अगेन उसका टोटल दिया हुआ है 3,780। अब ए और बी और सी में कैसे बांटा जाए? अब बांटा जाएगा इनवॉइस की वैल्यू के हिसाब से। जैसे कि मैंने कहा कि ट्रांजिट की इंश्योरेंस जो है वो वैल्यू पर डिपेंड करती है, यानी कि आपने कितनी वैल्यू की चीजें इंपोर्ट करी थी उसके हिसाब से आपकी इंश्योरेंस वेरी करती है। तो 3,780 डिवाइडेड बाई 1,26,000 मल्टीप्लाई बाई 52,800। उसके बाद दोबारा से 3,780 डिवाइडेड बाई 126,000 मल्टीप्लाई बाई 43,200। इसी तरह से 3,780 डिवाइडेड बाई 126,000 मल्टीप्लाइड बाई 30,000, यानी कि आपने इस तरह से इन तीनों को बांट लिया। अब आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। जो आपकी टोटल कॉस्ट है ए की, बी की और सी की, आपके पास इनवॉइस फ्रेट ट्रांजिट ऐड किया, इनवॉइस फ्रेट ट्रांजिट ऐड किया, इनवॉइस फ्रेट ट्रांजिट को ऐड कर दिया, यह आपकी टोटल कॉस्ट आ गई जो आपने इनकर करी है। अच्छा सर, हमें तो कॉस्ट पर केजी चाहिए थी ना। कॉस्ट पर केजी अब ढूंढना बड़ा आसान है। कैसे आसान है? भाई आपके पास टोटल कॉस्ट है एक ही, इसमें आपके पास इनवॉइस भी शामिल है, फ्रेट इनवर्ट्स भी शामिल है, इंश्योरेंस भी शामिल है। और ये कितने यूनिट्स की है, ये कितने केजीज की है? 132,000 केजीज की है। तो अगर मैं 64,944 को डिवाइड कर देता हूँ 132,000 से, तो पर केजी मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी। देख लेते हैं कि पर केजी कॉस्ट कितनी है। अच्छा जी, पर केजी कॉस्ट जो है वो आ रही है 0.492। अच्छा, ये याद रहे कि सारी वैल्यूज इन थाउजेंड्स है। सारी वैल्यूज इन थाउजेंड्स हमने ली हैं। देखिए ये जो इनवॉइस की वैल्यू थी, ये इनवॉइस की वैल्यू 52,800 नहीं है इफेक्टिवली। आप सवाल देखते हैं तो 3 जीरो यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, तो ये 52,800,000 थी। फ्रेट इनवर्ट्स की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई तो 10560 आ रही है, लेकिन 3 जीरो सवाल में लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये 10560,000। इसी तरह से ट्रांजिट इंश्योरेंस की जो 1584 की वैल्यू नजर आ रही है वो 1584000। तो ये जो वैल्यू आई है ना आपकी, ये इन थाउजेंड्स आई है। इन थाउजेंड्स आई है, यानी कि मामूली सा मटेरियल लग रहा होगा। ये इफेक्टिवली रुपीज में अगर कन्वर्ट करना हो तो मजीद, सॉरी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। ये जो आपकी वैल्यू थी, क्योंकि ये 64,944,000 होनी चाहिए, तो ये 0.492 जो लिखा हुआ आ रहा है, ये इफेक्टिवली आपके पास जो आंसर आ रहा है ना, ये इन थाउजेंड्स आ रहा है, इन थाउजेंड्स आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये एक हमारा जो मामला है वो यहाँ पर हो गया। ठीक है जी, एक मामला हमने यहाँ पर अपना कर लिया। और ये वैल्यूज निकाल लेते हैं सारी। इसको भी डिवाइड कर देते हैं 90,000 से, इसको भी डिवाइड कर देते हैं 50,000 से। ठीक है जी, कॉस्ट पर केजी की वैल्यू आ गई। अच्छा सी, सही है। अब सर क्या करें? अब हम भाई ये देख लेते हैं कि क्योंकि हमें फिनिश गुड एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो एक काम तो हमारा था कि हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाल लें, क्योंकि कॉस्ट उसमें ऐड होगी। उसके बाद लेबर की कॉस्ट आती है, लेबर की कॉस्ट एज इट इज दी हुई है। तीसरी जो चीज़ आती है ना, तीसरी जो चीज़ आती है वो ये आती है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने होने चाहिए। अब आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड्स का अगेन टोटल दिया हुआ है। अगर आप बुलेट नंबर 5 देखते हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड्स ड्यूरिंग द पीरियड वेर 13,133,200,000 मिलियन का टोटल दिया हुआ है। तो इसको भी किसी तरह से आपको जो है ना, इसका ओएआर निकालना होगा, इसको पर आवर बेसिस पर आपको कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आपको ये मालूम करना ज़रूरी है कि आपने आखिर कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन करी, कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन करी, ये मालूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर शुरू से मैं पढ़ूँ वापस से, लिखा हुआ है असगर अली एसोसिएट्स ट्रिपल ए कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी। इसका मतलब कोई ओपनिंग स्टॉक होगा? नहीं, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। इसका मतलब कंपनी ने जो परचेजेस करी रॉ मटेरियल की इन केजी, कंपनी ने रॉ मटेरियल की जो परचेजेस करी इन केजी, वो 132,000 है, वो 90,000 है,
और वो 50,000 है। उसके बाद कंपनी के पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया, क्लोजिंग स्टॉक इन केजीज बच गया। कंपनी के पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया? कंपनी के पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया, सवाल में लिखा हुआ है 36,000, 20,000 और 8,000। तो अगर कंपनी ने 1,32,000 ए के खरीदे और 36,000 इस्तेमाल कर लिए, और सॉरी 36,000 बचे हुए हैं, तो अगर हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मालूम करना चाहें तो वो आ सकता। ठीक है जी। यानी कि जो आपने खरीदा उसमें से जो आपने आपके पास बच गया है, जो आपने खरीदा उसमें से जो आपके पास बच गया है वो आप माइनस कर दें, तो जो इस्तेमाल हुआ है वो आपके पास आ जाएगा 96,000, उसके बाद फिर 70,000 और उसके बाद फिर 42,000। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, यानी कि इतना रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा, इतना रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा। कितने फिनिश गुड्स बने होंगे ये एक बात की बात, लेकिन इतना रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा, क्योंकि जो खरीदा उसमें से जो बच गया वो हटा दिया, तो जो इस्तेमाल हुआ होगा वो आ जाता है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि फिनिश गुड्स की कितनी प्रोडक्शन हुई होगी। फिनिश गुड्स प्रोडक्शन, सर ये कैसे मालूम करेंगे? गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। ए जो है ना, ए किस पे लगता है? सर ए लगता है एक्स बनाने के लिए, और एक एक्स पर कितना ए लगता है? सर एक एक्स बनाने के लिए 6 kg ए लगता है। तो अगर टोटल 96,000 kgs ए इस्तेमाल हुआ है और एक एक्स पर 6 kg ए लगता है, तो आप 96,000 को 6 से डिवाइड कर दो। 96,000 kgs टोटल, 96,000 kgs टोटल ए इस्तेमाल हुआ है, जबकि एक यूनिट बनाने के लिए 6 kg की जरूरत थी। तो 96,000 को जब मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने फिनिश गुड्स प्रोडक्ट एक्स के कितने बनाए, 16,000। ठीक है। अच्छा, फिनिश गुड्स प्रोडक्शन फॉर वाई भी ढूंढ सकता हूं। अब सर वाई के लिए कैसे ढूंढ सकते हो? वाई पे बी लगता है, हाँ बी लगता है। टोटल बी कितना इस्तेमाल हुआ है? सर टोटल बी 70,000 किलो इस्तेमाल हुआ है। टोटल जो बी इस्तेमाल हुआ है वो 70,000 किलो इस्तेमाल हुआ है। एक वाई बनाने पर, एक वाई बनाने पर, एक वाई बनाने पर कितना बी इस्तेमाल होना चाहिए? 5 kg। सवाल में लिखा है बुलेट नंबर 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि 70,000 में कितने वाई बने होंगे? 14,000। सर लेकिन उसके लिए सी भी तो लगा है, तो आप सी से कैलकुलेशन कर लो, सेम आंसर आएगा। एक वाई बनाने के लिए 42,000 टोटल सी लगे, एक वाई बनाने के लिए 3 किलो लगता है, 3 से डिवाइड करो, देखो आपका आंसर सेम आ रहा है, यानी कि 14,000 ही आ रहा है। ठीक है जी। तो ये आपकी एक और वर्किंग हो गई प्रोडक्शन की, यानी कि आपने ये मालूम कर लिया कि यूनिट्स आपने प्रोड्यूस कितने करे होंगे। ऊपर आपने क्या मालूम किया था? सर ऊपर हमने ये मालूम कर लिया था कि रॉ मटेरियल जो है उसकी कॉस्ट पर केजी क्या है। अच्छा, अब लेबर आवर्स मालूम हो सकते हैं। बिल्कुल, लेबर आवर्स जो है ना, टोटल लेबर आवर्स, या आप फैक्ट्री ओवरहेड्स की हेडिंग डाल लें। फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है उसकी हेडिंग डालते हैं अगर हम, हमारे पास जो लेबर आवर्स हैं, लेबर के कितने घंटे इस्तेमाल हुए होंगे। लेबर आवर्स जो इस्तेमाल हुए होंगे, दो प्रोडक्ट्स हैं, एक्स को बनाने के लिए और वाई को बनाने के लिए। लेबर आवर्स जो इस्तेमाल हुए होंगे एक्स को बनाने के लिए और वाई के बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर हमारी हेडिंग आनी चाहिए ए बी और सी। भाई ये ए बी और सी डाल सकते हैं। ठीक है जी। एक्स बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स टोटल इस्तेमाल हुए होंगे, और एक कॉलम टोटल का भी डालते हैं ना। एक्स बनाने के लिए टोटल कितने लेबर आवर्स इस्तेमाल हुए होंगे? सर एक्स के आपने 16,000 यूनिट्स बनाए, एक्स के आपने 16,000 यूनिट्स बनाए, और एक एक्स बनाने के लिए 5 लेबर आवर्स कंज्यूम होता है। बुलेट नंबर 4 में लिखा है, बुलेट नंबर 4 देखो, उसमें लिखा हुआ है कि एक एक्स बनाने के लिए 5 लेबर के घंटे लगते हैं, और टोटल आपने एक्स के 16,000 यूनिट्स बनाए तो 80,000 घंटे यहाँ लगे होंगे। अच्छा, वाई के आपने 14,000 यूनिट्स बनाए और एक वाई बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल लेबर आवर्स हैं वो 122,000 लेबर आवर्स लगे होंगे। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट कितनी है? फैक्ट्री ओवरहेड्स की जो कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड्स की जो कॉस्ट है वो है 13,320,000। इसमें फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स भी शामिल है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स भी शामिल है, दोनों को हम इन्वेंट्री का हिस्सा बनाते हैं। तो हमारे पास जो है ना वो ओवरहेड्स रेट पर आवर जो आ रहा होगा ना, ओवरहेड्स रेट पर आवर, वो कैसे आएगा? 13,320,000 डिवाइडेड बाई 122,000, 109 रुपए का
₹109 का ओवरहेड्स का रेट आ रहा है। और ये रेट जो है ये हमने एब्सोल्यूट वैल्यू में निकाला है, यानी कि रुपीज में कैलकुलेट हुआ हुआ है। अगर इसको आप कैलकुलेट करना चाहते हो या कन्वर्ट करना चाहते हो रुपीज इन थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको 1000 से डिवाइड करना होगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ सर? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर जो रॉ मटेरियल की आपने कॉस्ट कैलकुलेट करी है वो भी इन थाउजेंड्स कैलकुलेट करी है। ठीक है जी, यहाँ पर जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट हुई है, क्योंकि ऊपर वाली सारी कॉस्ट इन थाउजेंड्स थी, तो ये भी रुपीज इन थाउजेंड्स कैलकुलेट हुई है। इस पर जरा तवज्जो दे देना। सबका यूनिट सेम होना चाहिए। बहरहाल हम रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे, वो ज्यादा बच्चों को आसान लगता है, लेकिन अभी खैर यहाँ तक थाउजेंड्स में हमने रहने दिया है। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब हमारे पास जो है ना वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पारा रेट भी आ गया। हमें ये भी पता चल गया रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है। हमें ये भी पता चल गया कि प्रोडक्शन कितनी हुई है। अब हम जो है ना वो एक्स के और वाई के एक यूनिट की आखिर में कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम जो है ना वो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले रॉ मटेरियल ए है हमारे पास, फिर रॉ मटेरियल बी है हमारे पास, फिर हमारे पास रॉ मटेरियल सी है जो लगता है इन पर, फिर लेबर का कोई खर्चा होता है, और फिर ओवरहेड्स का कुछ खर्चा होता है। ठीक है जी, पहले एक्स की बात करते हैं। सर एक्स पे रॉ मटेरियल ए लगता है सिर्फ, एक्स पे रॉ मटेरियल ए लगता है सिर्फ, एक्स के एक यूनिट को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल ए लगता है। मैं जो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर रहा हूँ, टोटल कॉस्ट नहीं कैलकुलेट कर रहा, मैं ये देख रहा हूँ कि एक्स का या वाई का एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट लगी होगी। तो रॉ मटेरियल एक ही बात करते हैं, एक्स के एक यूनिट में पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर 6 kg ऑफ रॉ मटेरियल, 6 kg रॉ मटेरियल लगता है। ए के जी कितने का आता है? 0.492। अच्छा, क्योंकि ये इन थाउजेंड्स है तो इसको मैं 1000 हटा देता हूँ, नॉर्मल नंबर में ले आता हूँ, नॉर्मल जिस तरह से नंबर होते हैं ना उसमें ले आता हूँ। ठीक है, 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ऊपर 1000 से डिवाइड हुआ था, ये 0.492 इफेक्टिवली इफेक्टिवली 492 था। तो 6 kg लगता है, मल्टीप्लाइड बाय 0.492 मल्टीप्लाइड बाय 1000 जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए है, रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए है। ऊपर जितनी अमाउंट आ रही थी वो इन थाउजेंड आ रही थी। अच्छा, क्या बी लगता है एक्स पर? नहीं। अच्छा, वाई पे बी लगता है, हाँ। कितना केजी लगता है? वाई पे लगता है 5 kg। और ये 0.574 इंटू 1000 कर लेते हैं। इसी तरह से वाई पर क्या लगता है? 3 kg सी लगता है, ए के जी 0.692 698, और रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, लेबर की बात करते हैं तो एक्स पर लेबर के कितने घंटे लगते हैं? एक्स पर लेबर के 5 घंटे लगते हैं। 1 घंटे की पेमेंट कितनी है? 1 घंटे की पेमेंट 300 है। ठीक है ना, तो 5 घंटे के 300 रुपए के हिसाब से कितने बनते हैं? 1500। अच्छा, वाई पर लेबर कितना लगता है? सर वाई पर 3 घंटे लगते हैं, और 1 घंटे की मैं पेमेंट कितनी करता हूँ? 300 करता हूँ, तो 300 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 900 रुपए लगते हैं। ओवरहेड्स कितना है? ओवरहेड्स अगेन इन थाउजेंड, और है क्या? पर लेबर आ रही है, तो 5 इंटू 0.109 इंटू 1000। और यहां पर भी आप क्या कर दोगे, यहां पर आप कर दोगे 3 इंटू 0.109 इंटू 1000। ठीक है, मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया, ओवरहेड्स भी आ गए, सबको ऐड करते हैं। ये आपकी आ गई कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड। यानी कि एक्स के एक यूनिट की जो कॉस्ट आपको पड़ती है ना उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, एक्स के एक यूनिट को बनाने की जो कॉस्ट है वो 4998 है, और वाई के एक यूनिट को बनाने की जो कॉस्ट है वो 6194 है। अच्छा सर, क्या सेलिंग प्राइस भी हम ढूंढ सकते हैं? क्योंकि एनआरबी जब हम ढूंढेंगे ना तो एनआरबी का फॉर्मूला होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल। तो मुझे सेलिंग प्राइस की जरूरत होगी, तो मैं सेलिंग प्राइस अभी ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। सेलिंग प्राइस कैसे आएगी? सवाल में लिखा हुआ था कि ये रहा पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ था, थ्रू आउट द मंथ ट्रिपल ए सोल्ड दीज प्रोडक्ट्स एट 25% अबव कॉस्ट। कंपनी ने ये प्रोडक्ट्स सेलिंग प्राइस के ऊपर 25%, कॉस्ट के ऊपर 25% मिलाकर बेचे, यानी कि 4998 प्लस 4998 का 25%। इसी तरह से 6194 प्लस 6194 का 25%। तो ये आपके पास 6247 और 7741 आ जाता है। ठीक है जी,
ये आपकी सेलिंग प्राइस आ गई है, सेलिंग प्राइस की कोई नीड है इसलिए मैंने जो है वो ये वर्किंग भी यहीं पर कर ली। अच्छा जी, एक और वर्किंग हमें करनी है, वो करनी है नेट रियलाइजेबल वैल्यू की। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला याद रखिएगा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, सर एक्स का एक यूनिट 6247 समथिंग का बिकेगा, वाई का एक यूनिट जो है वो 7741 समथिंग का बिकेगा। ये इनकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, ये इनकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना, जो कि ऊपर से आ रही है, जो कि ऊपर कैलकुलेट करी हमने। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ना समझ आए, ऊपर से सिर्फ कॉपी और पेस्ट किया है, ऊपर वाली ही वैल्यू है। पॉइंट नंबर 6 देखें, पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ था सेल्स इंक्लूड्स 200 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 400 यूनिट्स ऑफ वाई व्हिच वर रिटर्न बाय द कस्टमर बिकॉज ऑफ बीइंग डैमेज्ड। सेल्स में 200 यूनिट्स एक्स के और 400 यूनिट वाई के शामिल है, जो कस्टमर ने वापस कर दिए थे क्योंकि वो डैमेज थे। दीज आर विद ट्रिपल ए, और ये हमारे पास पड़े हुए हैं। द डिफेक्टिव यूनिट्स नीड टू बी रीवर्क बाय इंकरिंग अ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ 1500 एंड 800 ऑन प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली सो दे कैन फेच द करंट सेलिंग प्राइस। इनको बेचने के लिए आपको 1500 का एक्स पर और 800 का वाई पर खर्चा करना पड़ेगा, ये कहलाता है एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। यानी कि बेचने के लिए जो खर्चा करना पड़ेगा, एक्स का एक यूनिट जो डैमेज्ड है, एक्स का एक यूनिट जो डैमेज्ड है, एक्स का एक यूनिट जो डैमेज्ड है, उसको बेचने के लिए आपको 1500 का खर्चा करना पड़ेगा। वाई का एक यूनिट जो डैमेज्ड है, उसको बेचने के लिए आपको 800 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। तो जो डैमेज्ड यूनिट है, जो डैमेज्ड यूनिट्स हैं वो बिक तो जाएंगे, जो डैमेज्ड यूनिट्स हैं वो बिक तो जाएंगे, जो डैमेज्ड यूनिट्स हैं वो बिक तो जाएंगे, लेकिन उनकी एनआरवी 4747 और 6942 होगी। इस बात को जरा समझिएगा। ये एनआरवी मैंने किसकी निकाली है, ये एनआरवी मैंने निकाली है जो यूनिट्स डैमेज्ड हैं। जो यूनिट्स क्या है, जो यूनिट्स डैमेज्ड हैं, जो कस्टमर ने वापस करे थे कि ये टूटे फूटे हैं, तो उन यूनिट्स को अगर मुझे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो मैंने ऊपर कैलकुलेट करी है उस पर बेचना है, तो 1500 और 800 का खर्चा करना पड़ेगा, फिर वो बिकेंगे उसकी सेलिंग प्राइस पर। यानी कि उसकी एनआरवी हो जाएगी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 6247 और 7741, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल 1500 और 800 उसमें से माइनस किया, इस वैल्यू पर उसकी एनआरवी होगी। अच्छा सर, जो यूनिट्स डैमेज नहीं है उनकी क्या एनआरवी होगी। जो यूनिट्स डैमेज नहीं है, अगेन डैमेज नहीं है, तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस होता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। ये किसके लिए कर रहा हूं, नॉट डैमेज्ड। जो यूनिट्स डैमेज नहीं है उनकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है, सर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस तो सबकी सेम है ना, उसके बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा। अच्छा, जो यूनिट्स डैमेज नहीं है, जो यूनिट्स डैमेज नहीं है, जो यूनिट्स डैमेज नहीं है, क्या उनको रिपेयर करना है। जो यूनिट्स डैमेज नहीं है, क्या उनको रिपेयर करना है, क्या उनको बेचने के लिए कोई ऐसी बात लिखी है कि XYZ रुपीज का छूमंतर छूमंतर खर्चा करना होगा ताकि उनको रिपेयर किया जाए। नहीं सर, यानी कि उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल कितना है, जीरो। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल कितना है, जीरो। तो इनकी एनआरवी कितनी है, इनकी एनआरवी जो है वो इनकी सेलिंग प्राइस ही है। बात समझ रहे हैं आप। ये वर्किंग भी आपने करनी होगी कि भाई इनकी जो एनआरवी है वो इनकी सेलिंग प्राइस के ही बराबर है, यानी कि कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल नहीं है। एनआरवी का फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। चले जी, अब इसका मतलब ये हो गया, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। देखें, हमारे पास एक तो डैमेज यूनिट्स हैं, ठीक है, एक्स की बात करते हैं, वाई की बात करते हैं, और डैमेज यूनिट्स की कॉस्ट और एनआरवी। अच्छा, डैमेज यूनिट चाहे वो टूटा फूटा यूनिट है, मैंने बनाया तो था ना, बिल्कुल मैंने बनाया था, बनाया था तो मुझे एक्स कितने का बना था, बनाया था तो कितने का पड़ा था। सर एक्स का यूनिट जो है ना वो 4998 का पड़ा था जब आपने बनाया था। अच्छा, वाई का एक यूनिट जब आपने बनाया था तो कितने का पड़ा था, कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी, 6194। अच्छा, डैमेज यूनिट की एनआरवी कितनी है, एक्स की 4747 है, और वाई की कितनी है, वाई की जो है वो 6942 है। अब पहले हम डैमेज यूनिट्स की बात करते हैं। IS2 हमें ये कहता है कि जब आप इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी का रूल अप्लाई करोगे। यानी कि अगर कोई यूनिट डैमेज है तो एक्स की जो कॉस्ट है वो 4998 है और एनआरवी 4747 है, तो मैं एक यूनिट की वैल्यू 4747 के हिसाब से लूंगा। IS2 ये कहता है कि कोई भी यूनिट हो स्टॉक का, उसको आप IS2 के हिसाब से लोअर कॉस्ट या एनआरवी पे बुक करोगे, और अगर वाई की एक यूनिट की बात करता हूं तो उसकी कॉस्ट लोअर है तो मैं उसको लोअर यानी कि कॉस्ट पे बुक करूंगा। नॉट डैमेज्ड, यूनिट्स डैमेज नहीं है, जो यूनिट्स डैमेज नहीं है, जो यूनिट्स डैमेज नहीं है उनकी कॉस्ट और उनकी एनआरवी भी देख लेते हैं। उसमें भी एक्स है, कॉस्ट तो सेम होगी ना, बनाया तो इतने में ही था।
कॉस्ट तो सेम होगी, बनाया तो इतने में ही था। एनआरवी, एनआरवी ये रही, एनआरवी ये नहीं, इनकी कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल नहीं है, इनकी कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो यूनिट्स डैमेज नहीं है, अगेन एक्स की देखें आप, लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी क्या है, कॉस्ट। लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी क्या है, कॉस्ट। तो आपको ये पता चल गया कि अगर कोई डैमेज यूनिट होगा उसकी क्या क्या वैल्यूज होंगी, अगर कोई डैमेज यूनिट नहीं होगा एक्स और वाई का तो उसके एक यूनिट की कितनी वैल्यू होगी। अब बस आपने फाइनल जो काम करना है ना, वो यूनिट्स ढूंढना है और उनको मल्टीप्लाई कर देना है आपने, आपने मल्टीप्लाई कर देना है उसको अल्लाह भला करे वैल्यू से। अच्छा जी, अब देखें आपकी प्रोडक्शन कितनी थी। अच्छा जी, प्रोडक्शन कितनी थी भाई, एक्स के कितने यूनिट्स बनाए थे, आपने खुद कैलकुलेट किया है। अगर वीडियो पॉज कर आपने नोटिंग करी हो तो आपने ये देखा था कि आपने एक्स के 16,000 यूनिट्स बनाए और आपने वाई के कितने यूनिट्स बनाए, 14,000 यूनिट्स बनाए। ये आपकी प्रोडक्शन है, ये आपकी प्रोडक्शन है, ऐसा ही है, ये आपकी प्रोडक्शन है। अच्छा, उसके बाद फिर सेल्स की बात करते हैं कि मैंने कितने यूनिट्स बेच दिए थे, सेल्स की बात करते हैं कि मैंने कितने यूनिट्स बेच दिए थे। अच्छा, अब सेल्स में जरा थोड़ा सा एहतियात रखिएगा, सेल्स में थोड़ा सा जरा एहतियात रखिएगा। देखें आपको सवाल में जो सेल्स की यूनिट्स दिए हुए हैं ना, वो लिखे हुए हैं पॉइंट नंबर 1 में, ड्यूरिंग द मंथ सेल्स ऑफ एक्स एंड वाई वेर 11,600 यूनिट्स एंड 9,400 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि आपने एक्स के 11,600 और 9,400 यूनिट वाई के बेचे, लेकिन पॉइंट 6 कहता है सेल्स इंक्लूड्स 200 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 400 यूनिट्स ऑफ वाई विच वर रिटर्न बाय द कस्टमर। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर जो आपको बेटा सेल्स दी हुई है ना, वो ग्रॉस सेल्स है। ग्रॉस सेल्स का मतलब ये है कि सेल्स रिटर्न से पहले, यानी कि आपने जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है ना बेटा, वो ये दी हुई है कि जनाब आपने जो है ना वो एक्स के 11,600 और वाई के 9,400 यूनिट्स पहले बेचे, गए आपके पास से, चले गए चले गए चले गए चले गए, लेकिन फिर सेल्स रिटर्न भी तो हुआ। फिर आपके पास जो है ना वो आप इसमें से लेस करो सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का क्या मतलब है, सेल्स रिटर्न का मतलब ये है, सेल्स रिटर्न का मतलब ये है कि किसी ने ये यूनिट खरीदे थे और फिर उसने वो यूनिट्स मुझे वापस कर दिए, तो 200 यूनिट्स एक्स के और 400 यूनिट्स वाई के मुझे वापस मिल गए। जब ये वापस मिल गए तो मुझे अब नेट सेल्स पता चल गई। नेट सेल्स मेरी जो है ना वो 11,400 और 9,000 है। देखिए मैंने किसी को चीजें बेची फिर उसने वापस कर दी मुझे, तो वो मेरे स्टॉक में होनी चाहिए ना। मैंने 16,000 चीजें बनाई, मैं उसमें से 11,400 माइनस करूंगा क्योंकि बकाया मेरे पास है। मैंने 14,000 वाई की चीजें बनाई, उसमें से 9,400 बिकी, लेकिन फिर 400 वापस भी तो आ गई, तो मेरे पास एक गई कितनी है नेट, बाहर कितना गया, 9,000। तो जनाब यहां पर आप माइनस कर दें 11,400 और यहां पर आप माइनस कर दें, यहां पर आप माइनस कर दें अल्लाह भला करे 9,000। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में जो यूनिट्स है ना, क्लोजिंग स्टॉक में जो यूनिट्स हैं वो 4,600 और 5,000 है। आपने 16,000 चीजें बनाई, आप इसको यूं समझे 16,000 में से पहले 11,600 चली गई, फिर 400 वापस आ गई, तो 4,600 पर आ जाओगे, ऐसा कर लो। आप बोलो आपने 16,000 चीजें बनाई, ये आपके पास सामने 16,000 चीजें पड़ी हुई है, 16,000 चीजें पड़ी हुई है, 16,000 चीजें पड़ी हुई है। आपने बेची 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 11,600 चली गई, 11,600 चली गई, 11,000 16,000 में से 11,600 चली गई, बची क्या 4,400। फिर 200 वापस आ गई, 200 वापस आ गई, तो कहाँ आ गए 4,600। अच्छा, इसमें से डैमेज कितना, इसमें से डैमेज आपके पास जो 200 और 400 है जो वापस आ गया था, तो नॉट डैमेज कितना है, नॉट डैमेज जो है ना वो 4,600 में से 200 अगर डैमेज है तो 4,400 नॉट डैमेज है। 5,000 में से अगर 400 डैमेज है तो 4,600 नॉट डैमेज है। अब फाइनली आप अपने पास क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अगेन आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है एक्स और एक है वाई, एक है एक्स और एक है वाई। पहले हम बात करते हैं डैमेज्ड यूनिट्स की। एक्स के डैमेज्ड यूनिट्स कितने हैं 200, एक्स के डैमेज्ड यूनिट्स कितने हैं 200। एक यूनिट की, एक एक्स के डैमेज यूनिट की कॉस्ट 4,998 है, 4,747 उसकी एनआरवी है, तो 4,747 से मल्टीप्लाई कर टोटल वैल्यू निकालूंगा। वाई के डैमेज के यूनिट्स कितने हैं 400, और लोअर कॉस्ट और एनआरबी के हिसाब से इसकी कॉस्ट 6,194 जो है वो कम आ रही है, तो इस पे मेजर करूंगा। अच्छा, नॉट डैमेज्ड, नॉट डैमेज्ड, नॉट डैमेज्ड, नॉट डैमेज्ड, एक्स के नॉट डैमेज 4,400 यूनिट्स हैं, इको वैल्यू करना है 4,998 पर।
y के 4600 यूनिट्स हैं, एक वैल्यू करना है 6194 पर। तो आपके पास जो टोटल आ जाता है, टोटल वैल्यू आ जाती है आपके पास, अल्लाह भला करे, x की और y की, वो 22940000 और 30967 समथिंग कुछ आ जाती है। ठीक है जी, ये आपके पास इन दोनों का टोटल है। और ग्रैंड टोटल सारी इन्वेंट्री का, यानी कि अगर मैं इसको भी और इसको भी ऐड कर दूं तो 53907 के आसपास आ रहा है। ठीक है जी, इस सवाल को बड़े अच्छे से देखिएगा, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करिएगा। अच्छा सवाल था आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। आप लोगों की प्रैक्टिस उम्मीद है कि हुई होगी, आप लोगों को चीज़ें, आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। देखिए, सवाल में जो है ना वो राउंडिंग ऑफ का थोड़ा सा इशू है, तो हो सकता है कि आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आए। बहरहाल इतना ऐसा मसला नहीं होगा। अच्छा और आसान सवाल था। थैंक यू सो मच। अच्छे से करें इसको और फिर मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़। ज़रूर बार बार ट्राई करिएगा।